हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 की 4 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं। अब हमारी DECE 2 कोर्स वर्क की क्लासेस चल रही हैं। हमारी लास्ट क्लास में हमने यूनिट 21 केयरिंग फॉर द सिक चाइल्ड को कवर किया था। अब आज की क्लास में हम अपनी यूनिट 22 सम डिसऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम को कवर करेंगे। ये आपका ब्लॉक 7 के अंडर आता है, कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ये है हमारी यूनिट 22 सम डिसऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे यूनिट को। उसके बाद हम इसमें एलिमेंट्री सिस्टम की कोई डिस्टर्बेंस है या इलनेस है, उसके साइंस और सिम्टम्स को देखेंगे। कॉमन कंडीशंस और इन्फेक्शंस क्या हैं उसको देखेंगे। किस किस की, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, कोलरा हो गया, डाइसेंट्री, टाइफाइड, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एलिमेंट्री सिस्टम में जो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस होती हैं, जैसे कि वॉर्म इन्फेस्टेशन, अमेबिक इन्फेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि बच्चों में जो मेनली 3 कॉमन इलनेस देखी जाती हैं वो हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, मतलब कि एलिमेंट्री सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड स्किन इन्फेक्शंस। इस यूनिट में हम कॉमन जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चे जो होते हैं वो एलिमेंट्री सिस्टम की डिस्टर्बेंस के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। जैसे कि हमने जब ब्लॉक 3 पढ़ा था, जो कि अप टू द टाइम ऑफ बर्थ था, है ना, तब बेबी को जो न्यूट्रिशन था वो सीधा मदर के ब्लड स्ट्रीम से मिलता था, प्लेसेंटा के थ्रू। बर्थ के बाद बच्चे को मुंह से खाना खाना पड़ता है, उससे ही बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। फिर वो जो फूड बच्चे खाते हैं वो पूरे डाइजेस्टिव थ्रू सिस्टम के थ्रू पास होता है और वो डाइजेस्ट होता है और अब्जॉर्ब होता है। अब न्यू बॉर्न के लिए जो एक मदर का मिल्क होता है वही नेचुरल फूड होता है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स आमतौर पर बच्चों को प्रोवाइड करता है जो एक इन्फेंट को 6 महीने की उम्र तक चाहिए होते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 6 महीने के पीरियड के बाद जो मदर का दूध होता है उसके साथ साथ बच्चों को और फूड्स भी इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ताकि बच्चों की जो मतलब बच्चे ग्रो हो रहे हैं उसके हिसाब से बच्चों की शरीर की डिमांड को पूरा किया जा सके। अलग अलग ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, ज़्यादा फूड्स हमें बच्चे की डाइट में ऐड करने पड़ते हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स हों, वाइटामिन्स हों, मिनरल्स हों, फाइबर्स हों, ऐसे फूड्स हमें बच्चे की डाइट में ऐड करने पड़ते हैं। जब बच्चा दांत निकालने शुरू कर देता है, ठीक है, तब हमें वीनिंग फूड्स मतलब कि सेमी सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। जब बच्चा 2 साल की उम्र में आ जाता है तब बच्चा धीरे धीरे क्या करता है,
और आइटम्स जो होती हैं वो अपनी डाइट में एक्सेप्ट करने शुरू कर देता है, जैसे कि अडल्ट डाइट में जो हम आइटम्स को, फूड आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। अब एलिमेंट्री सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कोई डिस्टर्बेंस होती है तब वो बच्चों में बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। उसके कई ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, कई ज़्यादा कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन क्या है उसमें? इन्फेक्शन। अब इन्फेक्टिव एजेंट कौन सा होता है ना? इन्फेक्टिव एजेंट जो होता है वो मेनली डायरेक्टली नहीं जाता, वो जैसे कि बच्चे ने कोई ख़राब पानी पी लिया है ना, डैमेज कंटामिनेटेड पानी पी लिया, कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया, उसके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो बच्चे को हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई जो फूड आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, कोई ड्रिंक आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, उसकी वजह से बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इस स्टडी में हम जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम के कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उनके साइंस और सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है, और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यूनिट के, कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता चल जाएगा कि एलिमेंट्री सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस होती है उसके सिम्टम्स को कैसे पहचानना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई सिंपल अपसेट भी हो जाए तो उसके साथ कैसे डील करना है, कॉन्स्टिपेशन, सिंपल कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को कैसे ट्रीट करना है, कॉलरा, डाइसेंट्री और टाइफाइड के सिम्टम्स को कैसे पहचानना है ना। ये जानने में मदद मिलती है कि कब हमें बच्चे को डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, वॉर्म इन्फेस्टेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, अमीबिक इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना कि कैसे आप एलिमेंट्री सिस्टम की इलनेस से बच्चों को बचा सकते हैं। इसके बाद है हमारा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना। एलिमेंट्री सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो या इलनेस हो उसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। कहते कि जैसे हम जानते ही हैं, ये फिगर 22.1 बनाई हुई है। ठीक है, इसमें माउथ है, माउथ ऑसियोफेगस है, ठीक है, फिर स्टमक आता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लीन और लीवर जो है वो सारे इसमें आते हैं। स्टमक जो है, ठीक है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई हैं जो लीवर, पैनक्रियाज, है ना, लीवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये अब्डोमेन में होती हैं। अब जो अब्डोमेन है वो बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि चेस्ट और लेग्स के बीच में होता है। ये चेस्ट हो गई और ये लेग्स, ये अब्डोमेन जो होता है ये चेस्ट और लेग के बीच में होता है। अब जो स्टमक है वो एक बिल्कुल बड़े बैग की तरह होता है, ठीक है, फिर वो इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। इंटेस्टाइन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की ये जो जंक्शन है ना, ये जो सारा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन बना हुआ है, इसको ये अपेंडिक्स होता है, जिसका फंक्शन अननोन होता है, पता नहीं उसका फंक्शन क्या होता है। लीवर का साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो एक सॉलिड ऑर्गन होता है जो कि अब्डोमेन के राइट साइड पे होता है, ये रहा लीवर। स्प्लीन जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ये जो ऑर्गन्स हैं इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमने स्किन के थ्रू इसको टच कर लिया या लोकेट करके देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे
नहीं होता है, ठीक है। पर अगर किसी भी डिज़ीज़ की वजह से ये इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाए या ये हार्ड हो जाए, जैसे कि जॉन्डिस में होता है, मलेरिया, टाइफाइड, है ना, तो हो सकता है कि हम हाथ के थोड़े से प्रेशर से ही इसको महसूस कर सकें। इसीलिए जो ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर और शेप होती है ना, वो एलिमेंट्री सिस्टम को बनाती है। अगर हम बहुत ध्यान से इसको ऑब्ज़र्व करें तो हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या बच्चा किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमारे पास आते हैं थोड़े से साइंस और सिम्टम्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि क्या बच्चा एलिमेंट्री सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब एक साइन है इल हेल्थ का, हो सकता है मे बी वो जिसका पेट थोड़ा प्रोमिनेंट हो, दिख रहा हो, है ना, बड़ा हुआ हो, इस तरह के लोग बच्चों में देखने को मिलता है। ये स्वेलिंग जो होती है वो क्यों होती है? क्योंकि उनका जो लीवर का या स्प्लीन का साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? हो सकता है कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्स्टिपेशन रही हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लेवल की कॉन्स्टिपेशन रही हो, तो उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। अगर जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पेट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना, उनकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तब भी आपका जो अब्डोमेन है वो डिस्टेंड हो जाता है, क्योंकि जो वॉर्म्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में मिल के एक बॉल की तरह बना लेते हैं, ठीक है। माल नरिश्ड बच्चों में क्या होता है, जो अब्डोमेन होता है वो प्रोमिनेंट होता है, मतलब वो दिख रहा होता है, बाहर की तरफ होता है, क्योंकि उन बच्चों में मसल्स बहुत कम होती हैं, इसलिए उन बच्चों में ऐसा होता है। अब मान लीजिए अगर पूरे अब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो पेन इसलिए हो रहा हो क्योंकि आपकी बॉडी में अंदर गैस बन गई हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पेट है वो थोड़ा फूला हुआ लगता है। ये एक वार्निंग साइन होता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कॉन्स्टिपेशन के होते हैं या आपके पेट में कीड़े होते हैं, ये सिम्टम्स उसके होते हैं। अगर आपके अब्डोमेन के किसी भी पार्ट में थोड़ा बहुत भी पेन हो रहा है तो हम उसको एक रेड लाइट की तरह मानेंगे, ठीक है। रेड लाइट मतलब कि वो एक डेंजर पॉइंट का सिग्नल होता है। एक आम तौर पर कोई एलिमेंट हो, ठीक है ना, अगर आम तौर पर कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम उसको अपेंडिसाइटिस भी बोलते हैं। ये अपेंडिक्स की इन्फेक्शन होती है। एक इंसान जिसको अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि उसके अब्डोमेन के सेंटर में नीचे की तरफ, राइट की तरफ जाके अगर सेंटर में थोड़ा सा भी पेन हो, ठीक है, तो हम ऐसे बंदे को बोलते हैं कि इनकी अपेंडिसाइटिस जो है वो दोबारा से हो गई है। अगर हम उस पार्ट को टच करें तो वो पार्ट थोड़ा सा सख्त महसूस होता है। जो अपेंडिसाइटिस है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उसको हम अपेंडिक्स को सर्जरी करके अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो अपेंडिसाइटिस जो होता है वो ठीक हो जाता है। पर जिसकी एब्सेंस बॉडी से थोड़ी सी इनसिग्निफिकेंट होती है। अब अब्डोमेन के और भी कई पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन हो तो भी ये माना जाता है कि लीवर की या स्प्लीन की या किडनी की कोई ना कोई इंजरी या इलनेस होती है। हो सकता है कि कई बार ये और भी ज़्यादा
किसी गंभीर डिजीज़ के सिम्टम भी हो सकते हैं। अब कोई एक्स्ट्रानियस मैटर है जैसे कि ब्लड हो गया या म्यूकस हो गया, अगर वो आपके स्टूल में आते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हमारे स्टूल में कोई ब्लड या म्यूकस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम की इंडिकेशन होती है। ये क्यों हो सकता है? या तो आपको कॉलरा है या फिर डाइसेंट्री है, उसकी वजह से ऐसे होता है। अब मान लीजिए आपका जो एनस है ना, उसमें इचिंग हो रही है या उसके आसपास इचिंग हो रही है, स्पेशली रात को, ठीक है, आप उसको नोटिस कीजिए और अपने पास नोट करके रखिए, क्योंकि वो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन है, मतलब कि थ्रेड वॉर्म इन्फेस्टेशन है, जो पतले धागे की तरह कीड़े होते हैं उसकी इन्फेक्शन है। अगर आपको स्टूल पास करते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं प्रॉपरली पास कर पा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। ये एक पेट की डिस्टर्बेंस का इंडिकेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से हो सकती है? अगर आपको हेडेक है ना, ड्राउजीनेस है या भूख कम लगती है ना, या आपकी टंग कोटेड रहती है, ठीक है, कोटेड मतलब थोड़ा या बहुत ज़्यादा, कई बार किसी सरफेस से, मतलब उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ डिपॉजिट रहता है। जो कॉन्स्टिपेशन है वो किसका साइन होता है? कि बच्चे की जो न्यूट्रिशनल इनटेक है उसमें कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, बच्चे की डाइट में इम्बैलेंस हो सकता है ना, बच्चे की हाइजीनिक हैबिट्स ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, उनकी प्रैक्टिसेस खाना खाने की, काम करने की, हाथ धोने की, ये नहीं प्रॉपरली वो फॉलो करते, है ना, इंटेस्टाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो जाती हैं। कई बार क्या होता है और क्या है साइंस एंड सिम्टम्स, कि कई बार अबनॉर्मली लगातार सेमी लिक्विड वेस्ट जो है वो बाहर आता रहता है, उसको हम बोलते हैं डायरिया। कॉन्स्टिपेशन की तरह ये भी एक डिस्टर्बेंस का ही साइन होता है। डायरिया जनरली क्यों होता है? जब आपका फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, मतलब कि जहाँ से आप पानी पी रहे हैं वो सोर्स भी कंटेमिनेटेड हो, फूड जो जहाँ से आपको फूड सप्लाई हो रहा है वो भी अच्छा ना हो, ज़्यादा डर्ट में आप रहते हो, या इंसेक्ट वेक्टर्स जहाँ पर प्रेजेंस हो वहाँ आप रहते हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। या फिर जो भी कोई आपका फूड बना रहा है वो प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन ना करता हो, ठीक है। जो डायरिया है वो मेनली बहुत ज़्यादा स्पाइसेस या केमिकल्स या ज़्यादा एसिडिटी वाली चीज़ें खाने से या ज़्यादा एंजाइटी के कारण भी हो सकता है। बहुत कम होता है कि जो डायरिया है वो एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गंभीर डिजीज़ का एक सिम्टम हो सकता है, जैसे कि कॉलरा, डाइसेंट्री या और कई गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इसके बाद है कि अब्डमन में कोई ना कोई स्वेलिंग हो या लंप्स हो, जो कि हम देख सकते हैं या अपने हाथ से महसूस कर सकते हैं। वो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई सीरियस डिस्टर्बेंस है एलिमेंट्री सिस्टम में, या कोई माल फंक्शनिंग चल रही है। अगर कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो या लंप्स हो और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हों जब हम उसको टच करते हैं या प्रेस करते हैं, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपके इंटेस्टाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है, या आपके बाउल स्टूल्स अच्छी तरह से पास नहीं हो रहे हैं। अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत सख्त स्वेलिंग हो तो ये इंडिकेट करता है कि आपके लीवर का
या स्प्लीन का साइज जो है वो बड़ा हुआ है। नीचे की तरफ लेफ्ट साइड को अगर ऐसा हो तो ये कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है। अगर आपके अम्बिलिकस में कोई ना कोई स्वेलिंग हो या लंप्स हों और वो पेन भी होते हों, ठीक है, या ग्रोइन, ग्रोइन कौन सा एरिया होता है जो बिल्कुल अब्डोमेन के नीचे होता है और क्रॉच के ऊपर होता है। अगर इसमें भी कोई स्वेलिंग या लंप्स हों और दर्द हो रहे हों, वो इंटेस्टाइन की हर्निएशन के कारण होते हैं। अब हर्निया क्या होता है? हर्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो अब्डोमेन की मसल वॉल की वीकनेस के कारण पुश हो जाता है। ये ज़्यादातर जो माल नरिश्ड बच्चे होते हैं उनमें होने के चांसेस होते हैं। इस कंडीशन को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन खाएं, ठीक है, हमारा वेट भी बढ़ रहा हो और हमारी मसल टोन जो है वो इम्प्रूव हो रही हो। पर अगर डाइट अच्छी खाने से ना ऐसा कुछ हो तो हम इसको सर्जरी करवा के भी ठीक कर सकते हैं। अब वॉमिटिंग क्या है? अगर वॉमिटिंग आ रही है बार बार तो ये एलिमेंट्री सिस्टम की डीप डिस्टर्बेंस का साइन होता है। डायरिया में क्या होता है? अगर डायरिया में बार बार वॉमिटिंग आए तो ये इंडिकेट होता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या फिर कोई ना कोई वॉर्म्स की इन्फेक्शन है। वॉमिटिंग इसलिए भी हो सकता है कि आपको कई बार कोई चीज़ डाइजेस्ट ही ना हो, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली इंडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो या वॉमिटिंग ज़्यादा आ रही हो तो वो जॉन्डिस की वजह से भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से भी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। जबकि जो हेडेक्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि ये किसी और चीज़ का सिम्टम हो या और ज़्यादा सीरियस मैलिटीज़ का भी सिम्टम हो सकता है। ये है आपकी एक्सरसाइज 1 जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है कॉमन कंडीशंस। अब हम कुछ कॉमन जो एलिमेंट्री सिस्टम के डिजीज़ होते हैं अब हम उनको देखेंगे, उन पे बात करेंगे, उनके क्या साइंस और सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके क्या कारण हैं, कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है और कैसे जो है प्रिवेंशन की जाती है। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्री कंप्लेंट्स होती हैं, डाइजेशन में कोई कंप्लेंट्स होती हैं, वो होती है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या कोई पेट के कीड़ों की इन्फेक्शन हो सकती है। हम इनको सबको डिटेल में इसी यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर एक इंसान, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो अपने बाउल को, अपने स्टूल्स को रेगुलरली पास नहीं करता है या नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आपका जो एलिमेंट्री सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्टर्बेंस होती है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब स्टूल्स की जो कंसिस्टेंसी होती है कॉन्स्टिपेशन में वो हार्ड होती है। पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्टूल्स को पास करने में। इसके क्या साइंस और सिम्टम्स है? कहते कि जैसे हम पहले के सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से कई बार सिर में दर्द होने लग जाता है
है ना, ड्राउजीनेस हो जाती है, भूख कम लगती है, या आपकी टंग के सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ कोटेड रहता है ना। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कॉन्स्टिपेशन हो तो आपका जो अब्डोमेन है वो डिस्टेंड हो जाता है या नहीं भी हो जाता है। कई बार आपको अंदर गैस फील होती रहती है अपने। अगर बॉडी में फीकल मैटर यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऐसे ही पड़ा रहे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालना, पुश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बच्चा, अगर बच्चे में ऐसी कंडीशन होती है तो बच्चा लगातार ही मतलब बिल्कुल ही अनईजीनेस के सिम्टम्स शो करता है कि स्टूल पास करते हुए भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कई बार पेट में भी दर्द होता है, या वैसे भी बच्चा फिजिकली भी अनईज रहता है, थोड़ा इरिटेट भी रहता है। आप अगर बच्चा कुछ ऐसा फील करे तो आप डायरेक्टली बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्या आज वो दिन में कोई मूवमेंट हुई है ना, या काफ़ी दिनों से उसको स्टूल पास हुआ ही नहीं है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं। ऐसी क्वेश्चनिंग आप बच्चों से करते रहिए। अगर बच्चा आपको काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा है, ठीक है, और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त भी दिखाई देने लगते हैं, कई बार वो उनको खाने की भी कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा नौजिया फील होता रहता है, एनर्जी भी उनमें बहुत कम होती है और आम तौर पर वो अपैथेटिक फील करते हैं, है ना, लिस्टलेस फील करते हैं, मतलब उनको लगता है कि हमारे में एनर्जी ही नहीं है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो बच्चे की जो टंग होती है वो ज़्यादातर ड्राई ही देखने को मिलेगी या फिर किसी येलो सब्सटेंस के साथ कोटेड होती है। कई बार जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस भी स्मेली हो जाती है। बच्चे को पेट में कई बार दर्द भी फील करना पड़ता है, या बच्चे को हमेशा ऐसे लगता रहता है कि मुझे तो कोई भूख नहीं लगी है, मेरा पेट जो है वो बिल्कुल फुलफिल है। अगर बच्चा आमतौर पर हेल्दी है, ठीक है, उसके जो इम्पैक्ट फेशिस हैं वो पैल्पेबल हैं, है ना, मतलब कि अगर स्किन के ऊपर हाथ से प्रेस करके बच्चे को फील होता है कि मुझे फिशेस आ रहे हैं। अब्डोमेन के लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़े बहुत लम्स भी कई बार फील होते हैं अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन के अब कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन कई बार मतलब खाने की प्रॉपर मात्रा ना लेने के कारण हो सकती है, स्पेशली किस लिए? रफेज के लिए, ठीक है। अब कई फूड्स होते हैं जो कि फाइबर कंटेंट में हाई होते हैं, ठीक है। फाइबर जो होता है वो फीकल मैटर यानी कि वेस्ट मैटर जो हमारी बॉडी में होता है उसको पुश करने में मदद करता है बाउल से, ठीक है। कहते कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन से फूड्स हैं जो फाइबर रिच होते हैं? जैसे कि कई सारे ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे फाइबर में रिच होते हैं। फूड्स जैसे कि मिल्क, चॉकलेट, मीट, है ना, जो कि फाइबर कंटेंट जिनमें कम होता है और वो कॉन्स्टिपेशन को बचाने में कोई मदद नहीं करते हैं। थोड़ा सा कॉमन है कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का एक सिंपल रीज़न भी होता है कि अगर बच्चे कई बार, मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी काम में बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, या स्कूल पहुंचने में बच्चे लेट हो रहे हैं या किसी और डेस्टिनेशन पर पहुंचने में बच्चे लेट हो रहे हैं, है ना,
तो या कई बार क्या होता है कि कई बार बच्चों को टॉयलेट आई होती है पर फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसकी वजह से जो ये नेचर की कॉल होती है कि अभी हमें टॉयलेट जाना चाहिए, बच्चे टॉयलेट नहीं जा पाते हैं। ठीक है, उस केसेस में क्या होता है कि बच्चे की जो रेगुलरली टॉयलेट जाने की हैबिट होती है उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इंटेस्टाइन जो होता है उसको हर दिन उसी टाइम पर जाने की आदत होती है कि इंटेस्टाइन को पता होता है कि इस टाइम पर वो ट्रेन किया होता है कि इस टाइम पर मुझे जाना ही जाना है। इसकी वजह से भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चों को कैस्टर ऑयल का 1 चम्मच भर के दे दिया जाता था हफ्ते में 1 बार, है ना। ये रेगुलर लोगों की प्रैक्टिस होती थी कि लोग ऐसे करते थे, है ना। परगुएटिव क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पानी को रीअब्जॉर्ब होने से बचाता है। इसीलिए जो फीकल मैटर होता है बॉडी का वो राइड करता है, मूव करता है। इसके साथ बिल्कुल इसके ओपोजिट क्या है? लैक्सेटिव एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फीकल मैटर को सॉफ्ट करता है और उसको इंटेस्टाइन के थ्रू ईजिली पास होने में भी मदद करता है। अगर हम परगेटिव को यूज़ करना अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो ताकि कॉन्स्टिपेशन से रिलीव मिले, ठीक है, तो हमें उसको अभी बंद कर देना चाहिए। ये अब देखने को मिल रहा है कि परगेटिव्स जो होते हैं वो बॉडी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं, इसीलिए बच्चों को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करने चाहिए। जबकि जो लैक्सेटिव्स होते हैं वो बहुत माइल्डर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, उनकी हमें बच्चों को आदत डालनी चाहिए, हैबिट बना देनी चाहिए, ताकि जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो इसके ऊपर डिपेंड हो जाए। जब बच्चा लैक्सेटिव्स का यूज़ करना शुरू कर देता है तो उसके बाउल्स जो हैं वो इजीली मूव करने लग जाते हैं सिर्फ लैक्सेटिव्स को कंज्यूम करने के बाद। इसीलिए जो लैक्सेटिव्स होते हैं उसको हमने रेगुलरली या एज अ रूटीन प्रिस्क्राइब नहीं करना है, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए भी प्रिस्क्राइब नहीं करना है। इन्फेंट्स के लिए या छोटे बच्चों के लिए आप एडिबल ऑयल का एक छोटा सा क्वांटिटी जो है, जैसे कि तिल का जो तेल होता है उसका आधा चम्मच आप बच्चों को दे सकते हैं, मुंह के थ्रू भी दे सकते हैं। इससे आप बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने में। सपोजिटरीज जो होती हैं उनको बड़े बच्चों की ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बड़े बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो सिंपल टाइप होती है उसमें क्या होता है, कॉटन का एक पैड ले लिया जाता है, उसको ऑयल में सोक कर दिया जाता है, ठीक है, फिर उसको एनस में इंसर्ट किया जाता है। इससे क्या है, जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो ट्रिगर ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, और जो फिशेस हैं वो जल्दी पास आउट हो जाते हैं। अब ग्लिसरीन होती है, ठीक है, वो भी अवेलेबल होती है, उसको भी हम बड़े बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी हमारी ट्रीटमेंट। इसके बाद आती है रेफरल टू द डॉक्टर।
कॉन्स्टिपेशन की जो प्रिवेंशन होती है वो रेफरल टू द डॉक्टर। अगर बच्चा 4 दिन से लगातार स्टूल को पास नहीं कर रहा है या 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि बच्चा लगातार स्टूल्स को पास नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एनमा के लिए डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। एनमा क्या होता है? वो एक लिक्विड कंपाउंड होता है, यानी कि ऑयल और पानी उसमें आमतौर पर यूज़ किया जाता है। उसको एनम में पुश किया जाता है ताकि स्टूल को ईजिली पास होने में मदद मिल सके। इसके बाद है हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स। कॉन्स्टिपेशन की प्रिवेंशन जो है वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम अपनी डाइट में पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन का एक बेसिक कारण बन जाता है। हमें पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहिए या बच्चों को फाइबर रिच फूड दो, फाइबर रिच ग्रेन्स दो, पर्टिकुलरली जो कि अनपॉलिश्ड हो या अनब्लीच्ड राइस और वीट देने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां दो, फ्रूट्स भी दे सकते हो आप बच्चे को रेगुलरली। अगर बच्चा प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं खाता है, क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा पेट जो है वो भरा हुआ है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्योंकि ऑलरेडी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है ना, जब वो ये बोल रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है, तब भी बच्चा जो है प्रॉपर मात्रा खाने की नहीं खाएगा और बच्चे को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसा ही चलता रहता है तो इससे बच्चे का वेट भी लॉस हो सकता है। तो हमें इसको बचाने के लिए इसकी तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को वो एक आदत बनाए, उनकी एक रूटीन बनाए कि डेली वो अपनी बॉडी का जो वेस्ट है ना, उसको बाहर निकालें, उसको पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा उसको मुश्किल लगे कि स्टूल्स को पास करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है मॉर्निंग के टाइम पे, तब आप बच्चे को ब्रेकफास्ट भी दे सकते हैं। जो फूड इनटेक है वो बच्चे का गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को सेट करती है, जो कि बच्चे की इंटेस्टाइन में इजी मूवमेंट्स होने में मदद करता है, जिससे कि स्टूल्स जो हैं वो इजीली पास आउट हो जाते हैं। इसके बाद है कि कॉन्स्टिपेशन को हमें कैसे बचाना है। हमें अच्छा और सही मात्रा में और सही फूड को खाना है, उससे हम कॉन्स्टिपेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, पहला था हमारा कॉन्स्टिपेशन, फिर इसके बाद है हमारा डायरिया। कहते क्योंकि जो डायरिया है वो एक लगातार फिनोमिना है, स्पेशली गर्मियों में। हमें इसके बारे में थोड़ा सा सख्ती से सोचना चाहिए। इनफैक्ट डायरिया जो है वो बच्चों में बीमारी का मेन कारण बन जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों में। छोटे बच्चे जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं या कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर डिहाइड्रेशन हो जाती है ना। जब हम बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं देंगे डायरिया का, प्रॉपर ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं देंगे, प्रॉपर लिक्विड डाइट बच्चे को नहीं देंगे, तो इसकी हालत जो है वो और भी गंभीर हो जाती है। कई बार इसमें डेथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
देखिए, जैसे ही ऊपर डायरिया है, डायरिया की वजह से माल न्यूट्रिशन होता है और माल न्यूट्रिशन की वजह से ही डायरिया भी होता है। ये रिलेशनशिप है डायरिया और माल न्यूट्रिशन के बीच का। अब जो डायरिया है वो एक सिम्टम है कि एलिमेंट्री सिस्टम में कोई ज़्यादा ही डीप डिस्टर्बेंस हो गई है या कोई इलनेस हो गई है। ये बहुत कम थ्रेटनिंग इलनेस होती है जो कि डायरिया के साथ एसोसिएट करती है। वो कौन सी है? गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है? ये स्टमक की डिस्टर्बेंस और अपसेट होता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस एक पेट की या इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है। अगर जो भी कोई कंडीशंस डायरिया के साथ रिलेट करती हैं, है ना, अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए डिजीज़ तो उसको हम बोलते हैं कॉलरा, डाइसेंट्री या टाइफाइड। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डायरिया के बारे में ही कंटिन्यू करते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स। डायरिया का एक लाइफ थ्रेटनिंग एस्पेक्ट है। ठीक है, वो किस चीज़ से पैदा होता है? अगर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल गया हो, पानी की कमी हो गई हो या फ्लूइड्स की कमी हो गई हो, और वो क्यों हो गई हो? क्योंकि बार बार आपको स्टूल्स की फॉर्म में आपका जो वेस्ट होता है वो सेमी लिक्विड तौर पर बार बार और बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। देखिए, जब डायरिया हो गया, मान लीजिए पेट खराब हो गया, आपको लूज़ मोशंस लग गए, वॉमिटिंग लग गई, तो उसके साथ क्या है, आपकी बॉडी में से पानी कम हो जाता है। जब पानी कम हो जाता है तो सोडियम पोटाशियम वगैरह सब कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर डायरिया ज़्यादा देर तक चलता रहे, हम उसको ट्रीट ना करें, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हो जाते हैं। हमें बच्चे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा, अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन का कौन सा लेवल है, कौन सी डिग्री है जो बच्चे में देखने को मिल रही है। अब मान लीजिए अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है मतलब कि अगर हल्की सी डिहाइड्रेशन है तो बच्चा प्यास की कंप्लेंट करता है कि बार बार प्यास लगती है और वो इरिटेट भी होना शुरू हो जाता है। जो उनकी आईज होती हैं वो भी थोड़ी सी सुकूनी शुरू हो जाती हैं, जैसे रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं उस तरह से। पर बच्चा जो होता है वो अभी भी, ठीक है, उसकी जो स्किन की रेजिलेंसी है वो नॉर्मल ही शो करता है। आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं? जो हमारा अब्डोमेन होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो स्किन होती है, ठीक है, उसके फोल्ड के ऊपर अगर आप पिंच करेंगे तो उसको आप पिंच करके टेस्ट करते हैं। ठीक है, पिंच करने के बाद अगर वो आपने जब पिंचिंग छोड़ दी तब अगर वो नॉर्मल शेप पर आ जाए तो इसका मतलब उसकी नॉर्मल स्किन रेजिलेंसी है। अब जो माउथ होता है और टंग होती है वो मॉइस्ट ही रहेगी, गीली ही रहेगी। जो हाथ और पैर होते हैं वो गर्म हो जाएंगे और जो पल्स रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। 1 मिनट में 130 to 140 बीट्स हो जाएंगे। अब हम मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात करें, मतलब कि अगर दरमियानी डिहाइड्रेशन हो जाए तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी।
और बच्चा क्या है, कई बार बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, थकावट फील करता है और साथ में वो इरिटेट भी हो जाता है। ठीक है। अब जो आईज़ हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा डीपली संक हो जाती हैं। ठीक है। और डल डल दिखनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि चमक ही उसमें से ख़त्म हो गई है। इसमें भी हम स्किन को पिंच करके टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम स्किन को पिंच करेंगे, ठीक है, तो पिंच छोड़ने के बाद भी वो जो, जैसे हमने पिंच करके स्किन को ऊपर की तरफ खींचा, ठीक है, तो वो अभी भी ऊपर की तरफ ही खड़ी रहेगी स्किन। तो इसका मतलब ये होता है कि स्किन ने अपनी इलास्टिसिटी जो है वो कम कर दी है, छोड़ दी है ना, उसकी रेजिलेंसी जो है वो कम हो गई है। अब उसकी माउथ और जो टंग होती है वो थोड़ी सी ड्राई होनी शुरू हो जाएगी और पल्स भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जैसे कि 1 मिनट में 160 से 180 बीट्स हो जाएंगे। पर हाथ और जो पैर हैं वो अभी भी गर्म ही रहते हैं। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया ना कि बच्चे ने अपनी स्किन की रेजिलेंसी जो थी वो खो दी है। इसके बाद है सुयर डिहाइड्रेशन, मतलब कि अगर गंभीर तौर पर डिहाइड्रेशन हो जाए, बच्चे को इतनी ज़्यादा इसमें प्यास लगती है कि बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है कि मुझे प्यास लग रही है ना। बच्चा मतलब सेमी कोमाटोज में हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत उसको कॉन्शियसनेस होती है, वो क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। बच्चे की आइज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा गंभीर तौर पर सनकन हो जाती हैं और उनको क्लाउडी क्लाउडी जो है वो नज़र आता है। और वो जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो भी बहुत गंभीर तौर पर ख़त्म हो जाती है। अब जो माउथ और टंग होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जो हाथ और पैर हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल ही क्लैमी हो जाते हैं। और जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कमज़ोर हो जाती है। 1 मिनट में 180 बीट्स से ज़्यादा हो जाती हैं। अब अगर हम माइल्ड डिहाइड्रेशन यानी कि हम हल्की डिहाइड्रेशन की बात करें, तो जो उसमें यूरिन आउटपुट होती है वो नॉर्मल यूरिन आउटपुट से थोड़ी सी कम होती है या नॉर्मल यूरिन आउटपुट ही रहती है। ब्रीदिंग भी नॉर्मल रहती है और बॉडी का वेट जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि 2.5% से लेके 5% तक। वेट क्यों कम होता है? क्योंकि बॉडी से जो फ्लूइड्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब हम मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात करें, मतलब अगर दरमियानी डिहाइड्रेशन हो तो उस केस में यूरिन बहुत कम आता है, बहुत स्लो आता है ना, सांस भी बहुत मतलब डीप आती है, डूंगी आती है ना, और बॉडी के वेट में भी 5 से 10% तक लॉस हो जाता है। अब अगर हम सुयर डिहाइड्रेशन की बात करें तो सुयर डिहाइड्रेशन में 12 से लेके 14 घंटे तक यूरिन पास ही नहीं होता है ना, और ब्रीदिंग लेने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है और जो बॉडी का वेट है वो 10% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। अब नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो बताए हुए हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन के। अब बच्चों में जो साइंस दिखते हैं, माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होता है, मॉडरेट में क्या होता है और सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है। सबसे पहला साइन है अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड। माइल्ड में बच्चा जो है, हल्की डिहाइड्रेशन में बच्चा इरिटेट हो जाता है। दरमियानी डिहाइड्रेशन में बच्चा इरिटेट भी हो जाता है और
बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है कि रेस्ट भी नहीं कर पाता है। गंभीर डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, कई बार वो सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्शियस भी हो, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस भी वो खो देता है, थोड़ी सी कॉन्शियस ही उसमें बचती है। नेक्स्ट साइन है थर्स्ट। हल्की डिहाइड्रेशन में बच्चे को प्यास लगती है, दरमियानी में बच्चे को बहुत प्यास लगती है। सीवियर डिहाइड्रेशन, गंभीर डिहाइड्रेशन में बच्चे को इतनी प्यास लगती है कि बच्चा अपने मैसेज को कन्वे भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट साइन है आइज का। माइल्ड डिहाइड्रेशन में जो आइज हैं वो हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। दरमियानी डिहाइड्रेशन में जो आइज हैं वो अपनी चमक भी खो देती हैं और डल भी हो जाती हैं। गंभीर डिहाइड्रेशन में जो आइज़ हैं वो क्लाउडी भी हो जाती हैं और थोड़ी सी सिकुड़ भी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन स्किन इलास्टिसिटी, जो कि हम पिंच करके टेस्ट करते हैं। अपनी थंब और फिगर के बीच जो स्टमक के ऊपर की स्किन होती है उसको पिंच से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं। माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अगर हम स्किन को पिंच करते हैं वो वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाती है, मतलब कि नॉर्मल होती है स्किन की इलास्टिसिटी। अब दरमियानी डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि अब उसकी जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो खो देता है। गंभीर डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो गंभीर तौर पर बिल्कुल ख़त्म हो ही जाती है। नेक्स्ट है हमारा टंग एंड माउथ, है ना। टंग और माउथ में क्या साइन और सिम्टम टंग और माउथ। जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है उसमें क्या होता है कि जो साइंस हैं वो टंग और जो माउथ होता है उसमें वो मॉइस्ट रहता है, मतलब गीला गीला रहता है। दरमियानी डिहाइड्रेशन में जो टंग और माउथ होता है वो थोड़ा बहुत ड्राई होता है, पर जो गंभीर डिहाइड्रेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है टंग और माउथ। नंबर 6 जो है वो है एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हाथ और जो पैर होते हैं। माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो हाथ और पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, थोड़े से, ठीक है। और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में भी थोड़े से गर्म रहते हैं, पर सीवियर डिहाइड्रेशन में बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद है पल्स। जो पल्स रेट होता है वो माइल्ड हल्की डिहाइड्रेशन में वो 1 मिनट में 130 to 140 बीट्स होते हैं। मॉडरेट डिहाइड्रेशन, दरमियानी डिहाइड्रेशन में 1 मिनट में 160 से 180, मतलब तेज हो जाती है। और सीवियर डिहाइड्रेशन में तेज भी हो जाती है और वीक, यानी कि 1 मिनट में 180 से ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद है यूरिन आउटपुट। जो हल्की डिहाइड्रेशन होती है उसमें यूरिन आउटपुट या तो नॉर्मल रहता है या थोड़ा बहुत कम हो जाता है। दरमियानी डिहाइड्रेशन में यूरिन जो है वो कम पास आउट होता है। और सीवियर डिहाइड्रेशन में कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए कोई भी यूरिन पास नहीं होता है। इसके बाद है ब्रीदिंग। जो माइल्ड डिहाइड्रेशन होती है उसमें ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है। जो मॉडरेट डिहाइड्रेशन है उसमें ब्रीदिंग कम हो जाती है और काफ़ी डीप भी शैलो हो जाती है। जो सीवियर डिहाइड्रेशन है उसमें सांस लेने में दिक्कत भी आती है और काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रीदिंग भी हो जाती है। नंबर 10 है वेट रिडक्शन।
वेट में रिडक्शन इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब माइल्ड डिहाइड्रेशन जो होती है उसमें बॉडी का कम से कम 2.5 से 5% वेट जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में 5 से 10% कम हो जाता है, और सीवियर डिहाइड्रेशन में 10% से ज़्यादा जो वेट है वो कम हो जाता है। अब इसके कारण क्या हैं? डायरिया के या डिहाइड्रेशन के। अगर कोई बच्चा खराब फूड को खा ले या कंटेमिनेट किया हुआ पानी पी ले तो वो भी आम कारण होते हैं डायरिया के। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं जो कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर में होते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अपसेट होता है, तो इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो डायरिया होता है वो किसी ना किसी एलर्जी से भी हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दूध से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है, या फिर किसी और डेयरी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर किसी और प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। अब मान लीजिए दूध से एलर्जी है या डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, इसकी वजह से आपको उस फूड से एलर्जी हो जाती है। जैसे बोलते हैं कि कईयों को वीट एलर्जी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में, उस इंसान की बॉडी में क्या होता है कि वीट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं ना वो उसकी बॉडी में होते नहीं हैं, ये होता है एलर्जिक रिएक्शन। ये कंडीशन आमतौर पर बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि जब भी हम न्यू बॉर्न को कोई दूसरे फूड्स देने लगते हैं तब हमें ये चीज़ पता चल जाती है। ऑल्दो कई बार क्या होता है बच्चे की लाइफ में ये बाद में भी डेवलप हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बर्थ के टाइम पर ही एलर्जिक रिएक्शन सारे शो हों। कई बार क्या है कि एक बच्चा जिसको दूध से एलर्जी नहीं है उनको दूध से कोई एलर्जी नहीं है, पर ये एलर्जी थोड़े टाइम के लिए डेवलप हो जाती है, ठीक है, स्पेशली तब जब बच्चा डायरिया से सफ़र कर रहा हो। ऐसे एलर्जिक रिएक्शन में बहुत बड़े बड़े और एक्सप्लोजिव इम्पल्शन होते हैं जब हम बच्चे को दूध फीड करते हैं, तो उसके कारण बच्चे को कई बार किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से रैशेस भी हो जाते हैं एनस के आसपास, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे को मिल्क से एलर्जी है और उसका जो डायरिया है वो 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो हमें उसको डॉक्टर को रेफ़र करना चाहिए या किसी और मेडिकल सेंटर को बड़े को रेफ़र कर देना चाहिए। अब जो डायरिया है वो किसी और डिज़ीज़ की वजह से भी, इलनेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि या फिर पर्सनल हाइजीन हम मेंटेन नहीं करते हैं अपनी बीमारी के टाइम पे तो भी डायरिया जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि एक प्रोटोजोआ ऑर्गन है जिसको हम अमीबा बोलते हैं, ठीक है, उसके कारण डाइसेंट्री हो जाती है। डाइसेंट्री में डायरिया भी आता है जिसमें कि स्टूल्स में ब्लड और म्यूकस पास आउट होता है। ये ऑर्गेनिज्म एग्स जो होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर कंटेमिनेटेड वाटर में होते हैं जिसकी वजह से डाइसेंट्री होता है।
अगर हम उस कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं तो जो एग्स होते हैं वो एक इंसान की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ये जो एग्स होते हैं ये इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अगर इस पर्सन के हाथ वो प्रॉपरली वॉश ना करें तो फूड को भी ये एग्स जो हैं कंटेमिनेट कर देते हैं। मान लीजिए कोई मदर है, उसको डायरिया है, ठीक है, उसने फूड को उसने स्टूल पास आउट किया, उसको डाइसेंट्री थी, पर उसने हाथ अच्छे से नहीं धोए तो जो हाथ में उसके गंदे एग्स लगे हुए थे वो हमारे फूड में एंटर कर गए और जो बच्चा था उसको भी उससे इन्फेक्शन हो गई। इस तरीके से ये जो चेन है ये लगातार चलती रहती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का कि रिहाइड्रेट करना, मतलब बॉडी को दोबारा से फ्लूइड देने। कोई भी कारण हो डायरिया का, पर हमें उसको रिहाइड्रेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, बच्चा डायरिया शो कर रहा है, हमें वेट नहीं करनी है कि हम डॉक्टर को बुलाएंगे फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। हमें बच्चे की रिहाइड्रेशन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। अब डायरिया के टाइम पे जो डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्ट और शुगर जो हमारी बॉडी में पानी होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें उसकी कमी हो जाती है। अब जो माल नरिश्ड या अंडर नरिश्ड बच्चा होता है उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है और कई केसेस में ये डेंजरस भी हो सकता है। हमें जो डायरिया से सफ़र कर रहे बच्चे होते हैं, हमें उनको कैसे रिहाइड्रेट करना है? हमें उनको फ्लूइड्स देने हैं ओरली, जो कि हमारे घर पर अवेलेबल हो, जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी। जो पानी होता है जिसमें दाल भी होगी और राइस भी होगी उसको हम कुक कर लेते हैं। कोकोनट वाटर दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं, थोड़ा पतला सा साफ सूप, फ्रूट जूस दे सकते हैं, है ना। इसी तरह से और लिक्विड भी हम बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, हम एक चम्मच शुगर का डाल के और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के लिक्विड बना के भी बच्चे को दे सकते हैं। ये जो सॉल्ट होता है, ये जो हमारी बॉडी में डायरिया के टाइम पे सॉल्ट ख़त्म हो जाता है, वो सॉल्ट इसीलिए दिया जाता है। और शुगर जो होता है अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो पैकेट्स भी प्रोवाइड करती है जिसमें कि सॉल्ट और शुगर के प्री मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होते हैं। ये जो मिक्सचर होता है इनको हम प्यूरिफाइड वाटर में जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है उतनी ऐड कर लेते हैं, वो पैकेट के ऊपर लिखी होती है। इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। जो ओरल रिहाइड्रेशन पैकेट्स होते हैं वो हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल होते हैं। अगर किसी को माइल्ड यानी कि हल्की डिहाइड्रेशन है तो हम बच्चे को ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पीने के लिए दे सकते हैं। इसको हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी बोलते हैं। बच्चा एक ही दिन में उसको रिस्पॉन्ड कर देता है और डायरिया जो होता है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है। अब गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेरोटाइटिस जो होते हैं उनको हम अपने आप भी करेक्ट कर सकते हैं। जब एक बार आपकी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल बैलेंस हो गई और दोबारा से वो स्टोर हो गई, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, कोई ड्रग्स की सिंपल डायरिया में ज़रूरत नहीं होती है। ओरल रिहाइड्रेशन ही बच्चे को अच्छा कर सकता है। अगर बच्चे को मॉडरेट या सीवियर डिहाइड्रेशन है तब बच्चा एक दिन में ORT को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ऐसे केसेस को हमें डॉक्टर या हॉस्पिटल को रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो बच्चे को इंट्रावीनियस ट्रीटमेंट देंगे,
है ना, मतलब बच्चे को ड्रिप पे लगाएंगे। ड्रिप के थ्रू वो बच्चे को सॉल्ट और शुगर का सल्यूशन देंगे ताकि डायरेक्टली वो बच्चे के ब्लड में चला जाए। जो सीवियर डिहाइड्रेशन होती है वो बच्चे को शॉक में डाल देती है, उसका हार्ट वीक हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, है ना। फिजिकल सिस्टम की आम वीकनेस से लेके बॉडी जो होती है सेकेंडरी इन्फेक्शंस को भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, जैसे ब्रेन की इन्फेक्शन हो गई, ईयर की इन्फेक्शन होगी, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। जितने भी ये केसेस होते हैं उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब बच्चा जब डायरिया से रिकवर कर गया उसके बाद हमें बच्चे को सिंपल और ब्लैंड डाइट देनी चाहिए, जैसी कि बच्चे की इच्छा होती है, हमें उसको खाने के लिए फोर्स नहीं करना है। सेमी सॉलिड राइस ब्रोथ दे सकते हैं, बटर मिल्क, बनाना, है ना, ऐसे कोई फूड स्टफ्स दीजिए जो बच्चा ईजिली डाइजेस्ट कर सके और बाद में वो बॉडी में ईजिली अब्जॉर्ब भी हो सके। अब बच्चा जो हमेशा ही माल नरिश्ड और अंडर नरिश्ड रहता है उसको न्यूट्रिशियस और एनर्जी इन्हांसिंग फूड्स की ज़रूरत होती है, जो कि बाद में मिनरल्स और विटामिन्स के साथ सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। बच्चे को हम सिंपल डाइट्स के ऊपर डाल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की डाइट को या भूख को स्ट्रॉन्ग टेस्ट के साथ ही कंट्रोल किया जाए। कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें डायरिया को मैनेज करते हुए ऑब्जर्व करनी है। बच्चे को ओरल रिहाइड्रेशन नहीं देना है अगर बच्चा बिल्कुल ही गिरा पड़ा है, ठीक है। क्योंकि वो ईजिली चॉक कर सकता है और जो लिक्विड होता है वो लंग्स में इनहेल भी हो सकता है। हमें बच्चे को थोड़ा गर्म करके सेमी कॉन्शियस रखना चाहिए जब तक हम बच्चे को किसी हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर में ट्रांसफ़र नहीं करते। अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है तो हमें उसको वॉमिटियस से बचाने के लिए बैठा के रखना है। अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है और कोमा में है तो हम उसके फेस को एक साइड को टर्न कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्लीन इन्वायरमेंट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा साफ पानी देना है पीने के लिए और अच्छी फूड सप्लाई भी देनी है। जो इंसेक्ट्स और रोडेंट्स होते हैं वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें बच्चे को कंटेमिनेटेड फूड देने से बचाना है। ये याद रखना है कि जितना भी वेस्ट है, चाहे वो वॉमिट्स के थ्रू आ रहा है चाहे स्टूल्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, वो भी इन्फेक्शियस होता ही होता है। इसीलिए हमें बच्चे को किसी भी के पास जाने नहीं देना चाहिए। उसको बताना है कि प्रॉपर आप अपने हैंड वॉश करो कोई भी फूड या ड्रिंक को हैंडल करने से पहले। अगर कोई न्यू बॉर्न है उसको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है तो ब्रेस्ट फीडिंग उसको साथ में देते रहना चाहिए, पर थोड़ा सा ज़्यादा हाइजीनिक होके रहना चाहिए, क्योंकि मदर का मिल्क जो होता है वो बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पास करता है, ठीक है। हमें मदर को बताना है कि आपको ब्रेस्ट फीड जो है स्टॉप नहीं करनी है जब बच्चे को डायरिया है। अगर आप बच्चे को फीड करने के लिए निप्पल वाली बॉटल्स देते हैं तब हम मदर को एडवाइस करेंगे कि बॉटल को बॉयल करो, ठीक है, कम से कम, और निप्पल को भी पानी में 3 मिनट के लिए। निप्पल और बॉटल को बॉइल्ड वेसल में कवर छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें उसको फिर यूज़ करना है। बॉटल और निप्पल जो है हर बार यूज़ करने के बाद उसको फिर डिसइंफेक्ट करना है, क्योंकि आपको उसको ओपन में नहीं छोड़ना है। अगर ओपन में छोड़ेंगे तो फ्लाइज या फिर और इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं वो उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। पर जो बॉटल की फीडिंग है उसको हम रिकमेंड
नहीं कर सकते हैं। मदर्स जो हैं वो कप यूज़ करें या स्पून यूज़ करें बच्चों को फीड करने के लिए। अब टीदिंग और जो क्रॉलिंग वाले बच्चे होते हैं उनको आप उठा लीजिए, मतलब उनको ऑब्जेक्ट्स मुंह में डालने मत दीजिए, इससे इन्फेक्शन हो सकती है और डायरिया के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट और टॉयज़ जो होते हैं वो हमें वॉश और क्लीन करके रखने चाहिए। जितनी भी चीज़ें जो कि फूड से रिलेट करती हैं वो सारी हमें प्रॉपरली क्लीन करके रखनी चाहिए। ये है आपकी एक्सरसाइज 2। इसके बाद आ रहा है कॉलरा। कॉलरा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।